हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 21 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट रेस्क्यूइंग द बैंक। इसके बारे में एक्सप्लेन्ड पेज पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखना, लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड एक बात थी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिटेल में देखा है हमने ये पूरा आर्टिकल। थोड़ा सा समरी मैं यहीं पर दे देता हूँ आपको। हुआ क्या है, अभी जो डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, उसकी एक सब्सिडियरी ब्रांच यहाँ पर है। उस सब्सिडियरी ब्रांच में मर्ज किया जा रहा है लक्ष्मी विलास बैंक को। एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इस बैंक को, जो कि यस बैंक ने की थी इसी साल में मार्च के टाइम पे। ठीक है, तो ये रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देखें एक साइकिल से देखी जा रही है कि सबसे पहले तो IL&FS इसका कोलैप्स होना, फिर DHFL का कोलैप्स होना, फिर महाराष्ट्र और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का अपने आप में परेशानी का सामना करना, और अब ये लक्ष्मी विलास बैंक का। तो कहने का मतलब एक साइकिल से चल पड़ी है जब से IL&FS का कोलैप्स हुआ है 2018 के बाद में। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं RBI ने इंटरवीन किया है, और इंटरवीन करके जो डिपॉजिटर्स हैं एटलीस्ट उनको तो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। अभी तक आप देखोगे कि जितना कुछ भी डेट था या फिर जितना भी रिकवरी रेट होनी चाहिए थी इस बैंक की, लक्ष्मी विलास बैंक की, वो बिल्कुल ही कम रजिस्टर की जा रही है, और ईयर बाय ईयर कम ही होता जा रहा है खुद का जो एक मार्केट शेयर है। ठीक है, शेयर्स की वैल्यू है वो भी बहुत डाउन चली जा चुकी है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का अलग से प्लेलिस्ट है, उसी में एडिटोरियल पेज डालता हूँ, उसी में एक्सप्लेन पेज डालता हूँ। और एक्सप्लेन पेज में आप देखोगे 2 से 3 दिन पहले की वीडियोस में, तो थंबनेल में मैंने डाला हुआ है वहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक का जो क्राइसिस है ना, वो फेल्ड बैंक समथिंग ऐसे कुछ आर्टिकल है, उसका टाइटल वो आप देखना। ठीक है, ये आर्टिकल इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, आप रीडिंग ज़रूर मारना इसकी, अगर आपने एक्सप्लेन पेज पे पहले पढ़ा हुआ है तो रिविजन हो जाएगा। ये आर्टिकल भी काम का नहीं है, ये आर्टिकल भी काम का नहीं है। मशीन होल बहुत अच्छा आर्टिकल है, किस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिमूव करने के लिए एक सही दिशा में पहला कदम उठाया गया है, कह सकते हैं। देखेंगे ये आर्टिकल। वे टू ग्रो, ये हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि किस तरीके से इकोनॉमी ने हमारे ने परफॉर्म किया है, क्या क्या फेजेज आए हैं। 5 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव को या प्रोस्पेक्ट को। देखते हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं कह सकते हम, प्रीवियसली जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको। ठीक है, तो 2 आर्टिकल तो इस पेज से हो गए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत शानदार है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया अब USA के साथ में, जो क्योंकि अब न्यू इलेक्ट प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो उनके साथ में मिलकर कैसे काम कर सकता है, तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। और ये आर्टिकल आप देखोगे सुप्रीमली इनजुडिशियस। अब प्रीवियसली एक आर्टिकल हमने देखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, डेमोक्रेसी को, इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए ऑथर राइटर दिख रहे थे उस टाइम पे, जिसमें कहा गया था कि जुडिशियल बार्बरिज्म अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसी का आर्टिकल को काउंटर किया जा रहा है एक एक पॉइंट के ऊपर। तो देखेंगे कि क्या सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये एक्शंस लिए हैं, इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है आज भी 2 वीडियो अपलोड करने पड़े, क्योंकि ये 4 आर्टिकल हो गए ना, तो ये 4th वाला आर्टिकल थोड़ा सा क्या वीडियो को लेंदी बना देगा। अब लेंदी बना देता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेरे इस टैब में प्रॉब्लम है, बीच में अटक जाएगा वीडियो। इससे बढ़िया ये रहेगा कि मैं इस आर्टिकल को अलग से ही कवर कर दूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है मशीन होल। 375 से ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हो गई है जब वो सिवर टैंक या सेप्टिक टैंक्स को क्लीन कर रहे थे पिछले 2015 से 2019 के बीच के टाइम के ड्यूरिंग। ठीक है, ये डेटा बता रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, उनका डेटा जो है। बट अगर ये तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया जा रहा है, अगर इंडिपेंडेंट सर्विस के बेसिस पे हम देखें तो आप देखोगे एक रिलक्टेंस लगातार दिखाई दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इनिशिएटिव्स होने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि कैसे भी करके सिवर लाइन या फिर सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग के लिए मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग को अब रिमूव किया जाए। दूसरा आता है फिर
फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप देखोगे ये प्रैक्टिस जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग उन पिट हॉल्स में घुसता है नीचे और फिर क्लीन करके निकलता है, वो अभी भी कंटिन्यूसली प्रिवेल्ड है, अभी भी कहीं ना कहीं चलती रहती हैं और इसको आप देखते रहते हो। ठीक है, आप देखोगे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, इवन वर्कर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए भी इतना कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज़ हो, वो भी कहीं ना कहीं डिनाई करती जा रही हैं कि भाई ऐसी प्रैक्टिस को ख़त्म करने की हमने क्या कोशिश की है, या ख़त्म हो भी रही है या नहीं हो रही। सेंटर का डिसीजन अभी फ़िलहाल देखें तो कुछ ना कुछ एक सही दिशा में पहला कदम है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स और एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में ला दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो एक अपने आप में सही दिशा में कदम था कि कैसे भी करके जो हाथों से जो क्लीनिंग करते हैं दूसरों के शिट्स का या फिर गंदगी का, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर है। पर आप देखोगे अभी तक भी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत दूर दूर तक कहीं पर भी कोई भी स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की अगर बात करें, सिवर लाइन की या सेप्टिक टैंक्स की, ये अपने आप में बहुत मैंडेटरी कर दिया गया था और ये बोला था, अभी बोला गया है इसमें, मतलब अभी इसी के बेसिस पे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है, सेप्टिक टैंक्स या सिवर टैंक, और साथ में मैन होल को अब रिप्लेस करके क्या बोल दिया गया है, मशीन होल। ऑफिशियल यूसेज में अब क्या यूज होगा, मशीन होल। और 24/7 नेशनल हेल्पलाइन अब स्टार्ट कर दी गई है कि अगर कहीं पे भी आपको इस प्रोविज़न का वायलेशन दिखाई दे कि हाँ मशीन की जगह एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन पिट हॉल में घुसता है और वो क्लीनिंग करके आता है, वहाँ पे अगर कोई चॉकिंग हो रही है या क्लीन करना पड़ता है, तो उसके लिए रिपोर्ट की जा सकती है 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम देख तो लेते हैं कि ठीक है अभी दिखाई क्या दे रहा है उसको, बट रूट कॉजेज़ क्या है उनको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि सोशल हायरार्कीज़ क्या हैं उनको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और लीगल सॉल्यूशंस तो आप दोगे ही, बट सोशल हायरार्की में भी हमें देखना पड़ेगा कि अभी भी आप देख पा रहे हो कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं या लोअर कास्ट के जो लोग हैं या फिर अनटचेबल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है कि भाई आप क्लीन करो। ठीक है, थर्सडे को कुछ मेजर्स लिए गए हैं, तो आप देखोगे कुछ एडिक्वेट अटेंशन और चीज़ों को भी देने की ज़रूरत है, जिसमें सोशल कंडीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी करके इंसान को, या फिर जो कहते हैं ना कि प्रीवियसली जिन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन लोगों को तो एटलीस्ट आप इन सेस पोल्स में, पूल्स में या इनमें कूदने के लिए मजबूर मत करो, इन पिट हॉल्स में। 2013 के एक्ट की अगर हम बात करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करने के लिए वो एक्ट आया था, और उसमें उस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया था, म्युनिसिपल बॉडीज़ को कहा गया था कि भाई आप मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको रिहैबिलिटेट करो, मतलब दूसरे किसी जॉब के लिए उनको ट्रेन करो, जिससे कि उनको मजबूरन ये परेशानियां ना झेलनी पड़े, उनको स्किल प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयबल बनाओ उनको। उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ के ऊपर एक ड्यूटी कहीं ना कहीं दी गई थी उस एक्ट के अंडर में। ठीक है, बट अ लार्ज बॉडी ऑफ द रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि लोकल बॉडीज़ ने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि हाँ सिवर लाइन या फिर सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करना है, तो वो आउटसोर्स कर दिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, रातों रात क्लीनिंग करके चले जाते हैं। अगर कहीं पे कुछ फंस रहा है तो ऐसे नहीं कि दिन में आकर के कोई क्लीनिंग करवाते हैं, या किसी भी आदमी को, क्या किसी भी मैन को उस नाले में डाल करके, बस वो रातों रात कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सैनिटेशन वर्कर्स का जो प्रॉपर रोल होना चाहिए या फिर एक काउंटिंग होनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि इधर तो आउटसोर्सिंग करी थी ना इन्होंने, तो अपने काम से हाथ धो लिया कि भाई चलो ठीक है हमारा काम तो हो गया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रात को कराए दिन को कराए कोई फ़र्क नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, हम देखते हैं कि एसफिक्सिएटेड टू डेथ, मतलब एक दम घुटने की वजह से उनकी डेथ होती रहती है जो वर्कर्स काम करते रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स लगातार डिनाई करते रहते हैं कि हमारी कोई एसोसिएशन है या फिर हम कहीं इस तरीके से काम करते हैं। अगर सच देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हिसाब से देखें, रामदास अठावले जो हैं मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने ये कहा लोकसभा में कि कुछ भी इस तरीके का सही काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर
मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए या कहीं और जो लोग इनको एम्प्लॉय करते हैं उनको कन्विक्ट किया जाए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करें तो थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना तब करना पड़ता है जब कास्ट इंटरसेक्शन का इशू आ जाता है, या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है एक सेगमेंट को, या फिर इनएडिक्वेसी की बात करें इंडियन सिविल सिस्टम की कि अगर मशीन ले भी आएँ तो इतना हमारे सेप्टिक टैंक्स इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स को इंसर्ट किया जा सके। कहने का मतलब है हर तरीके से प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम भी है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ पे। तो आप देखोगे तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन थोड़ा सा एमेनेबल नहीं दिखाई देता, मतलब वहाँ पर यूज़फुल नहीं होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि आप देखोगे बड़ी मशीन है, छोटे से नैरो होल्स हैं, तो किस तरीके से, और अर्बन एरियाज जो हैं वो हाईली डेंस, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, तो वहाँ पर वैसे क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अब फंड्स डायरेक्ट वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे जो क्लीनिंग करने जाते हैं ना उनको, कि भाई आप क्लीनिंग मशीन परचेज कर लो और सीधा आप उन मशीन का यूज़ करके क्लीनिंग करो अगर आपको कोई हायर भी करता है। तो ये चीज़ जो है वो एक इनोवेटिव वे है, क्योंकि उनको भी अब दूसरी तरफ से वर्कर्स के पास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको रोजगार नहीं मिलता, तभी तो गंदी नाली में अंदर उनको कूदना पड़ता है क्लीनिंग करने के लिए, समझ गए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये एक एम्पावरमेंट का काम करेगा। अभी तक तो क्या था, म्यूनसिपैलिटीज़ को या फिर इनको पैसा दे दिया जाता था तो वो खा जाते थे। अब क्या है, डायरेक्टली वर्कर्स को पैसा दिया जाएगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सब्सिडाइज्ड वे में क्लीनिंग मशीन्स जो है वो अवेलेबल करा दी जाए, छोटी मशीन्स, जिससे कि अगर उनसे क्लीनिंग के लिए बुलाया जाए तो आराम से वो क्लीन कर सके मशीन का यूज़ करके। तो ये एक अच्छी दिशा में बहुत बढ़िया कदम है। स्टेट्स को भी ज़रूरत है कि अब वो एक्यूरेटली एन्यूमरेट करे, काउंटिंग करे कि कितने वर्कर्स हैं जो कि टॉक्सिक स्लज की क्लीनिंग में कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं। सिस्टम को ज़रूरत है कि वो प्रिवेंट करे, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, सोशल प्रॉब्लम हो गई है अभी अपने आप में, वैसे तो सोशल प्रॉब्लम हो गई नहीं है ये प्रॉब्लम, इसको हमें कहीं ना कहीं सही करने की ज़रूरत है। मशीन्स सही हाथों में पहुंचने की ज़रूरत है कि हाँ वाकई में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके पास पहुंच जाए। नहीं तो पता पड़े कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर इनमें भी कहीं ना कहीं अपना खुद का, कहता है ना कि हाँ मशीन बहुत सारी खरीद ली फिर बाद में रेंट पे दे करके काम करवाएं। चलो इसमें भी एक स्कोप तो निकलता है, बट फिर भी जो खुद अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं उनको मशीन अवेलेबल हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे और उनकी परेशानियों का हल भी निकल जाएगा। तो पॉलिसी मेकर्स को और लोकल ऑफिशियल्स को कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि एक तो ये एक्नॉलेज करे कि जो कास्ट सिस्टम या हमारे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है ना, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाए कि वाकई में मैनुअल स्कैवेंजिंग के पीछे इस पूरे सिनेरियो का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको भी धीरे धीरे अब और अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वे टू ग्रो। देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है अमृत्य लाहिड़ी के द्वारा। देखो जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्या उसके पीछे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उसमें हम देख सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स किस तरीके से काम करती है, वहाँ की एकेडमिक्स जो है वो कैसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कैसे रिसर्च हो रही है, किस तरीके का एनालिसिस होता है और किस तरीके से उस पर कमेंट्री की जाती है। तो आंसर को अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना, क्योंकि हम अगर कुछ एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन करें तो उनके बेसिस पे हम थोड़ा सा प्रॉमिसिंग अप्रोच ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया का अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे देखेंगे हम तो पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि इंडिया ने कैसे ग्रोथ रजिस्टर की है। बट एक स्पेसिफिक केस, मान लो किसी पर्टिकुलर, अब जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक अभी चल रहा है, तो ये इस टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये हो गया स्पेसिफिक केस। इसको अगर जनरल टर्म्स में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान देना भी पड़ता है। स्पेसिफिक और जनरल, ये दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। देखो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि टू द पॉइंट आप बात करो, जनरल का मतलब आप उसको एक रेफरेंस की तरह यूज कर सको, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो जब स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस को हम जनरलाइज करें
और जैसे प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो वो कोई ना कोई एक कहते हैं ना कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इम्प्लीमेंट हो पाए थे। उन चीज़ों को अगर आज हम इम्प्लीमेंट करें तो हम कंसिडर कैसे कर पाएंगे उनको कि जनरल टर्म में। तो जनरलाइजेशन जो भी कुछ करो तो उसके लिए हमें पहले दो तरीकों से सोचने की ज़रूरत है। पहला तरीका तो ये कि कौन सा कंट्री है, उस कंट्री के खुद के ही एक्सपीरियंसेस को आप देखो कि एक पूरे टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरीके से उन्होंने अपना आउटलुक चेंज किया। कहने का मतलब एक कंट्री का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो उसी कंट्री से रिलेटेड आप चेकअप देखो या फिर उसको चेक करो कि वाकई में उस कंट्री ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनको देखा जाए, फिर बाद में कंक्लूजन निकाला जाए। पहला तरीका तो ये। ऐसा नहीं कि एक केस में तो आप इंडिया को ले रहे हो, दूसरे में पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। आप देखो इंडिया में ही उसी एक पॉलिसी या फिर किसी एक मेजर को जब लिया गया प्रीवियसली, उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आया, आप कोरिलेट करो कि क्या चेंजेस किए गए थे और क्या वाकई में आउटकम मिला, तब जाके कंक्लूड करो उसको कि वाकई में ये एक्सपीरियंस अच्छा था, इसको हमें रीयूज करना चाहिए। दूसरा तरीका ये बताते हैं कि आप अगर कहीं पर भी किसी कंट्री के बारे में देख रहे हो तो ये देखो कि हिस्ट्री कैसी है, कल्चर कैसी है या फिर ज्योग्राफी कैसी है। कहने का मतलब अगर दो कंट्री, यहां पर तो क्या कहा, बोले एक कंट्री के बारे में देखो, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर दो कंट्रीज के बारे में अगर कंपेयर भी करना चाहो ना तो आप हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफीज को जरूर कंसिडर करो, तभी हमें पता पड़ेगा कि उन दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो रहा है, उनका प्रीवियसली एक्सपीरियंस जो रहा है, उससे हम कुछ ना कुछ लेसन ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर राइटर पिक कर रहे हैं सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखें तो आज लगभग 73 साल के लगभग हो गए इंडिपेंडेंट हुए पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज को, और दोनों की अगर देखें तो हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो कल्चरल अगर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं सेम हैंड पे दिखाई देते हैं, क्योंकि 1947 से इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। इसलिए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रास्ट दिख पाए, बट हाँ कहीं ना कहीं मोर और लेस कहीं ना कहीं दोनों को हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, अब एनालिसिस देखें। अगर रियल जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पर पर्सन 2011 में, तो डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इन तो 1950 के कंपैरिजन में 2011 में तक पहुंचे तो लगभग 5 डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब से हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 1950 में, उसके बाद से लेके 2011 तक अगर रियल जीडीपी पर पर्सन अगर देखें तो उसको हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज राइटर बोल रहे हैं 1950 से 1965 के बीच में, इसको नेहरूवियन पीरियड कहा गया, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत किया गया था और इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा था। दूसरी तरफ आप देखोगे प्रोटेक्शनिज्म भी था, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि 1956 में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था हमारी इकोनॉमी को, बट वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं था जितना 1990 के टाइम पे था, जिसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी थी। तो इकोनॉमी को आप देखोगे तो फेयरली ओपन थी, इतना नहीं कि बिल्कुल क्लोज थी हमारी इकोनॉमी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप देखोगे 1950 के टाइम पे हमारी जीडीपी पर पर्सन थी लगभग 841 यूएस डॉलर्स की इक्विवेलेंट, ठीक है, एनुअली अगर देखें। और जीडीपी ग्रोथ भी हम देखें तो लगभग 2% थी उस टाइम पे एवरेज, ठीक है, ग्रोथ अगर देखी जाए तो। फिर आप आगे देखोगे तो इसी का असर आप देखोगे कि ये ट्रांसलेट होता हुआ दिखाया गया एनुअल जीडीपी ग्रोथ में, जो कि लगभग 4% तक पहुंच गई, और पॉपुलेशन ग्रोथ उस टाइम पे हुआ करती थी लगभग 2% की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेहरूवियन इरा के टाइम पे कि चलो ठीक है, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी फेयरली ओपन भी थी और सब कुछ ठीक था। फिर सेकंड फेज आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है 1965 से लेकर 1984 के टाइम पे, और हम देखते हैं कि एक अनमिटिगेटेड वे में इकोनॉमिक डिजास्टर का सामना किया जाता है, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और उसको क्या कहा गया था, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया था, ठीक है। कृष्णा करके एक इकोनॉमिस्ट थे, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि किन इकोनॉमिस्ट ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बोला था। बाकी मुझे ध्यान है जहां तक कृष्णा करके थे कुछ, है ना।
तो नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की गई थी, आप देख सकते हो इस टाइम पे। आप देखोगे इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 1984 में $1041 तक पहुंच गई थी, जो कि 1965 में 1134 तक पहुंच चुकी थी इंडिया में। तो आप देख सकते हो कितना नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की गई इस पीरियड के टाइम पे। एक एवरेज इंडियन जिसका 1984 में आप देख सकते हो लगभग 8% गरीबी ज्यादा आ गई, मतलब है गरीबी बढ़ी। 19 नारा तो था गरीबी हटाओ, पर ये हो क्या गया, उल्टा गरीबी बढ़ाओ, उल्टा देखा गया। तो आप देख सकते हो इस फेज के टाइम पे स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा हो गया था। बैंकों का नेशनलाइजेशन भी आपने देखा 1967 1980 बहुत बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। और आप देखोगे इंडस्ट्रीज भी नेशनलाइज कर दी गई थी, पीएसयूज उसी टाइम के उठे हुए हैं सारे के सारे। इकोनॉमी को क्लोज कर दिया गया था, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे, और एक तरीके से देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली वीकन कर दिया गया था, कमजोर बना दिया गया था। तीसरे फेज की अगर बात करें तो वो है 1984 से 1991, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आता है। तो आप देखोगे इस टाइम पे फर्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे गए थे, जिसमें हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया था, जिसमें आप पर्टिकुलर सेगमेंट देखोगे दैट इज कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को, कि हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और बढ़िया टेक्नोलॉजी की सस्ते अगर प्रोडक्ट हमें बाहर मिलते हैं, मशीनरी मिलती है, तो उनके इंपोर्ट को कहीं ना कहीं ईजी कर दिया गया था। तो आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज को भी डी लाइसेंस कर दिया था कि अब गवर्नमेंट का ज्यादा लगाम वहां पर नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हो कि ये जो रिफॉर्म लिए गए थे ना, ये अपने आप में ग्रोथ को टेक ऑफ करने के लिए अपने आप में अच्छे थे। इंडिया की एनुअल पर कैपिटा जीडीपी 3.1% एवरेज बढ़ चुकी थी, और आप देखोगे 5.2 का कम, मतलब 1984 से 91 के बीच में अगर देखोगे तो एग्रीगेटली हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना था, 5.2%। देन कम्स द पीरियड 1991 से 2004। इसको टिपिकली हम क्लासिफाई करते हैं लिबरलाइजेशन फेज, जिसमें एलपीजी पॉलिसी पूरी इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई थी। खैर हमारे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी नहीं कवर की गई थी, बट हाँ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को 100% गेन करने की पूरी कोशिश की गई थी और अचीव भी हुआ था 1991 से 2004 के बीच में। तो इस बीच में आप देखोगे इंडिया ने जितना भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सेगमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको डिसमेंटल कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। दूसरा, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी रिमूव करना शुरू कर दिया था, स्पीड से हटाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा आप रिफॉर्म के बेसिस पे आप देखोगे तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी 1991 से 2004 के बीच में 4.9% से ग्रो करती हुई दिखाई दी थी। इसी तरीके से आप देखोगे इसी के साथ में 1984 से 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इनका असर भी इस वाले फेज में देखा गया। मतलब राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, उनका भी कहीं ना कहीं असर था, जो आने वाले जो 1991 से 2004 के बीच में रिफॉर्म्स थे उन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम कहीं ना कहीं एक पीरियड जिसमें कि रिफॉर्म कंसोलिडेशन की ज़्यादा बात की गई, उसकी तरह इसको कंसिडर किया जाता है। फिर हम बात करें आगे, इंडिया ने एक डिस्टिंक्टिव फेज का भी सामना किया, जहां पर फास्टर ग्रोथ की रजिस्ट्रेशन हुई 2004 के बाद में। आप देखोगे हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त बढ़े थे। पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें पीरियड 2004 से 2015, वो एवरेज थी 7.7%। तो ये आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट रजिस्टर की गई थी। और कॉरस्पॉन्डिंग जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो लगभग 9% एवरेज रजिस्टर किया गया था। और इसी में आप देखोगे बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी इंक्रीज हुई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हुए थे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आया था। बट वो बात अलग है कि इस टाइम के बाद में इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फेलियर की वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, जो अभी भी चलती आ रही है, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली गई। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम अभी तक भी है। तो ओवरऑल हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर लिया। अब देखें केवल इंडिया की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को नहीं, अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान में क्या रहा। देखो पाकिस्तान की आप देखोगे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थोड़ी आपको शॉकिंग भी लगेगी। 1950 से के टाइम पे पाकिस्तान में पर पर्सन जीडीपी थी लगभग 1268 यूएस डॉलर, लगभग इंडिया में एक इंडिविजुअल के कंपैरिजन में 50% एक्स्ट्रा, डबल थी। आप देखो, पर आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बीतता है
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं थ्रू आउट 1950 मतलब 1950s के टाइम पे पूरा कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में फंसा रहता है, जबकि इंडिया में स्टेबिलिटी रहती है। तो इंडिया तो देखो ग्रोथ रजिस्टर करना शुरू कर देता है और पाकिस्तान डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। आप देखोगे 1960 आते आते इंडिया ने लगभग पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी के इक्वलेंट अपने यहाँ पर पर कैपिटा जीडीपी अचीव कर ली थी। पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी लगभग 15% तक मतलब श्रंक कर गई थी। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ा है पाकिस्तान को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अनफॉर्चुनेटली 1964 में देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में जाता है, जिसके बारे में हमने देखा अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो देखो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस थी वहाँ पे। एक तो चाइना के साथ में लड़ाई होनी 1962 में, फिर उसके बाद में पाकिस्तान ने भी मौका नहीं छोड़ा लड़ाई करने का। तीसरा हमारे यहाँ पर फेमिन्स आ गए थे, जय जवान जय किसान का नारा जो आया था ना लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, वो सारी सर्कमस्टांसेस बन गई थी। खैर फिलहाल अपन आर्टिकल की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमारे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अयूब खान के अंडर में जब मिलिट्री रूल आया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से ओपन होती है, फॉरेन कैपिटल यहाँ पे आती है, बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ तो रजिस्टर कर ली, बट इनइक्वालिटीज़ बहुत आ गई थी पाकिस्तान में। फिर 1984 में आप देखोगे तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग इंडिया की पर कैपिटा इनकम की डबल थी। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो कि जब भी कोई इकोनॉमी ओपन हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पर आप देख रहे हो अच्छी कंडीशंस रजिस्टर की जा रही है पर कैपिटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी स्लो डाउन शुरू होता है 1980s में और मिलिट्री रिजीम आ जाता है जिया उल हक के टाइम पे, और जिया ने कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस्लामिक नेशनलिज्म को, मतलब हर चीज़ में इस्लामिज्म को इंसर्ट करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पे आप देख सकते हो इंडिया में हमारे यहाँ पे राजीव गांधी जी ने रिफॉर्म लाने शुरू कर दिए थे, जो कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी के तौर पे निकल के आए पीवी नरसिम्हा राव जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में। इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में जो इनकम का गैप था वो नैरो होता होता लगभग खत्म हो गया। और आप देखोगे कि 2010 आते आते इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान को ओवरटेक कर चुकी थी। बट आप देखोगे 1985 के स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हमें लगभग 25 साल लग गए, जबकि फास्टर ग्रोथ हमने फाइनल स्टेज पे कंसिडर किया गया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे किस तरीके से इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी ने, एंटी इंडस्ट्री टेंडेंसी ने, एंटी ट्रेड इंडस्ट्री टेंडेंसी ने, या फिर हम कह सकते हैं एंटी फॉरेन कैपिटल इकोनॉमिक रिजीम के बेसिस पे हमने बहुत सारे डैमेजेस का सामना किया है, जो कि कहीं ना कहीं 1965 से 1984 वाले फेज में देखने को मिला, जो कि इंदिरा गांधी वाला फेज था। तो यहाँ से हम देखें कुछ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव इंडिया के लिए, तो 3 की फैक्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं जो हम कंक्लूड कर भी चुके हैं बीच बीच बातों में। ठीक है, कि इंडिया ने रीजनेबली नेहरू इरा में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, सेकंड फेज जब आता है तो बिगेस्ट डैमेज देखा गया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, नेगेटिव ग्रोथ तक रजिस्टर की गई थी। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा था। और आप देखोगे कि आज के टाइम पे नेहरू जी का क्रिटिसिज्म हम देख ही रहे हैं लगातार, अभी करंट जो देखते हैं, बट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे तो उनके टाइम पे अच्छा रजिस्ट्रेशन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि राजीव गांधी गवर्नमेंट को भी क्रेडिट हमें देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार हमारे यहाँ पर टर्न अराउंड किया था हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स ला करके, और उन्हीं रिफॉर्म्स के बेसिस पे आज देख सकते हो कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं लीडिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक कंसिडर होती है वर्ल्ड ओवर इवन टुडे। ठीक है, अगर ट्रेंड्स की बात करें टोटल, तो 4 जनरल टेक अवेज हम ले सकते हैं कि जो भी इकोनॉमी ओपन रहती है ट्रेड के लिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सेप्ट करती है, वहाँ पर आप पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करते हो। दूसरा, कहीं पर भी अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उन एक्टिविटीज़ में अगर एक्सप्लॉइटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर है तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ को रजिस्टर करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान 1950 से 1990 या पोस्ट 2010 देखें तो पाकिस्तान में देख सकते हो किस तरीके से इस्लामिज़म का नाम लेकर के एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो उनकी लालचपन हो, रेपेशियसनेस हो, या फिर एक्सप्लॉइटेटिव डेमोक्रेटिक एथोज हो। इसी तरीके से थर्ड जो टेक अवे है हम ले सकते हैं, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे आ जाएंगे ना,
तो आप देख सकते हो ग्रोथ के लिए वो हॉस्टाइल कंडीशन बन जाती है, इनमिकल बन जाती है। फोर्थ देखोगे, अगर इंस्टीट्यूशंस को अगर डिग्रेड आपने कर दिया तो वो भी आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट पे दिमाग लगाओगे तो उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही बात कि डी लाइसेंसिंग की, तभी तो इंडिया ने ग्रोथ रजिस्टर की। तो हम कहीं ना कहीं इन सब से इंडियन पॉलिसी मेकर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं अभी करंटली। बहुत अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट क्लाइमेट फॉर अ हैंडशेक। यह आर्टिकल लिखा है अरुण भाग घोष ने। देखो 6 साल पहले अगर नवंबर 12, 2014 को देखें तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक तरफ, दूसरी तरफ थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ चाइना, और उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक डील साइन की थी। और आप देखोगे ये अपने आप में एक लार्जेस्ट हिस्टोरिकल कार्बन पॉल्यूटर्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, या उनके बीच में कंसेंसस देखने को मिली थी। और आप देख सकते हो आज भी कहीं ना कहीं यूएस, चाइना, ईयू और फिर बाद में नंबर 4 पे इंडिया आता है। ये लार्जेस्ट पॉल्यूटर है अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए, ग्लोबली अगर देखा जाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं साथ आने की कोशिश की थी। अब फिर से एक मौका मिल रहा है, जब जो बाइडेन इलेक्ट होकर के आए हैं तो एक मौका है कि उस जो एक थी ना कि जो एक टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को रिवाइवल मिले। ठीक है, बट डिसरप्शन कब मिलता है? जब क्लाइमेट चक्रव्यूह की बात को लेकर के इंडिया को एनसर्कल किया जाता है, चारों तरफ से इंडिया पे प्रेशर बनाया जाता है कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, आप कोशिश करो क्लाइमेट एक्शन के लिए दिमाग लगाओ, आप अपने हिसाब से काम करो, कैसे भी करके न्यू टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट करो। जबकि आप देख सकते हो एक पुअर कंट्री चारों तरफ से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। पर कैपिटा अगर एमिशन की बात करें तो वो बहुत कम निकल के आता है। माना कि एग्रीगेटली 4th नंबर पे आता है इंडिया, बट आप देखोगे पर कैपिटा एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत ही कम पोल्यूशन करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 2014 में इंडिया को कहीं ना कहीं एनसर्कल कर लिया गया था क्लाइमेट चेंज के इशू पे, बट आप देखोगे फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, बोले क्लाइमेट चेंज जैसे ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है, नेचर अपने आप एडजस्ट करती है, कुछ किसी को कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अभी जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट है जो बाइडन, उन्होंने फिर से एक रिन्यूड एफर्ट्स के लिए एक प्रोस्पेक्ट दिया है कि किस तरीके से क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल किया जा सकता है। तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब एक हिस्टोरिक बाइडन मोदी डील हो जानी चाहिए 2021 में क्लाइमेट चेंज को लेकर के। देखो बिगेस्ट डैमेज का मैंने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मेरे हिसाब से तो क्लाइमेट चेंज जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। तो आप देखोगे मेजर इकोनॉमीज में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का डेफिसिट देखा गया। हमें पता है कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो गया था, बट फिर भी वहां पर ट्रस्ट की कमी की वजह से अभी तक भी उस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे कदम उठाए नहीं गए हैं। दूसरा हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल थ्रेटन कर दिया था कि भाई इसका जो फाउंडेशन था ना मेन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था खुद को कि भाई अमेरिका इसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो आप देखोगे जो पोल्यूटर्स थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मिल गया कि चलो ठीक है, जब अमेरिका ही लीड नहीं कर रहा तो हमारे ऊपर क्या परेशानी जी। ठीक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि नेट जीरो एमिशन को हम अचीव कर सके 2050 आते आते। तो आप देखोगे कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज अभी घूम रही हैं, कभी नेट जीरो, कभी कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, बहुत सारी। तो आप देखोगे इसका एम क्या है, जीरो एमिशन पावर जनरेशन बाय 2035। इसके अलावा आप देखोगे जो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन लेकर के आएंगे पॉल्यूटर्स के अगेंस्ट में। इसके अलावा क्लाइमेट रिस्क जो हैं, जो भी कंपनियां ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है उनको भी कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करेंगे जो बाइडेन अपने खुद के इस 2 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो। अगर बाइडेन प्लान को हम देखें तो यूएसए ने देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अपने आप को होस्ट किया था इस पूरे प्रोग्राम को, और इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। बट आप देखते हो फिर उसके बाद में क्या होता है। इसी के हिसाब से अब देखें यूरोपियन यूनियन ने भी टारगेट किया है
कि किसी भी तरीके से अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे काम किया जाएगा। कहने का मतलब कि अब एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन ज़्यादा एमिशन नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज 2021 के बाद में। यूएसए जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अब दिमाग लगाने का शुरू कर दिया है कि अब बॉर्डर टैरिफ्स के बारे में काम किया जाए, क्योंकि अब आपको पता है कि एक तरफ तो डेमोक्रेट्स हैं, एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं। अब क्या पता उनके अंदर कन्वर्जेंस आएगी भी या नहीं, पर यूएसए ने कहीं ना कहीं कह तो दिया है, बोला कि हम भी काम करेंगे कार्बन बॉर्डर के ऊपर कि कैसे भी करके कार्बन की लिमिट होनी चाहिए फिक्स। ठीक है, इसके अलावा देखें क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे आ सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अब आप कंपनीज को भी टैकल करना चाहोगे, कंपनीज जो ऑलरेडी पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको भी अगर खींचना चाहोगे तो देखो, तो उसकी वजह से तो ट्रेड या फिर जो भी इंटरनेशनल लेन देन की बात होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अब इंडिया को भी कहीं ना कहीं अपना खुद के गेम को चेंज करने की ज़रूरत है, फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब पॉलिटिकल रेटोरिक की बजाय ध्यान देने की ज़रूरत है किस पे, क्लाइमेट एक्शन पे। क्योंकि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हो, ईगर है कि कैसे भी करके क्लाइमेट इश्यूज़ को टैकल किया जाए। ठीक है, बायलैटरल डील्स की अगर हम बात करें तो अब 4 कंटूर्स पे बेस्ड हो सकती है इंडिया और यूएसए के बीच में। एक तो नरेशन को चेंज किया जाए, अभी जितना कुछ भी चल रहा था उसको थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके साथ में आप देख सकते हो अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो पाएगा, तो उससे बढ़िया टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी और रेजिलियंस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होने लग गए हैं जिनको अभी एकदम से टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए जिससे कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉर एग्जांपल फ्लड्स आती हैं तो हम जल्दी से रिवाइव कर सकें। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रेजिलियंस इंक्रीज करने की जरूरत है। ये चारों पॉइंट आप जरूर नोट करके रखो कि क्या कंटूर हो सकते हैं जिनके बेसिस पे इंडिया यूएस के बीच में हम आगे एक कन्वर्जेंस देख सकते हैं, जिनके बेसिस पे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। क्लाइमेट एम्बिशंस के आसपास में आप देखोगे तो देखो नैरेटिव ये निकल के आ रहा है कि बहुत सारे टर्म्स आ गए, जैसे नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल की होगी या ये क्लाइमेट पॉजिटिव की बात होगी, इनके बारे में बात होती रहती है। तो चाइना ने क्या कहा है कि बोलो 2060 आते आते, यूरोपियन यूनियन ने कहा 2050 आते आते, जापान ने भी 2050 आते आते हैं कि बोला हम नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। चाइना वाला तो हम ऑलरेडी बहुत बार 2-3 बार बात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 75th समिट हुई थी, अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें चाइना ने ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम तो आता ही है। फिर हमने ये भी देखा था कि G20 कंट्रीज़ में इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इंडिया अच्छी तरीके से परफॉर्म, और जो क्लाइमेट ट्रैकर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से रैंकिंग दी है इंडिया को। खैर आर्टिकल में आते हैं फिर से, तो ये टर्मिनोलॉजीज आगे चलती जा रही हैं और फ्यूचर में कहीं ना कहीं इन्हीं पे ध्यान दिया जाएगा। आप देखोगे सीरियस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर इस तरीके के ये डिक्लेरेशन तो दे दिए इन्होंने, बट इन्होंने अभी तक अपना प्लान ही नहीं दिया है। अब प्लान नहीं दिया है तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे जी, मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल, अगर ये प्लान दे दें कि भाई 2025 से ये आते आते ये कर लेंगे, 35 में ये, 45 में ये, 50 आते आते ये कर लेंगे, तो कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट वे में कुछ तो आइडिया देना ही चाहिए ना, वो अभी तक दिया नहीं गया है। तो देखने वाली बात है कि चांसेस तो ये हैं कि एक्शंस तो नियर फ्यूचर में अगर टाइम पे नहीं लिए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना फिर आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आज कदम नहीं उठाए, आज अगर क्लाइमेट को मिटिगेट नहीं किया है आपने, आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आने वाले टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा कि कैसे भी करके कार्बन बजट के लिए आप कार्बन बजट ज़्यादा एलोकेट करना शुरू कर दोगे। अगर नैरेटिव को चेंज होता हुआ हम देखें तो अगर पूरे लॉन्ग टर्म में हम बात करें, जैसे लोन होता है ना, तो लोन को हम अगर रीपे करते हैं तो प्रीमियम्स में डिवाइड कर देते हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि क्यों ना आप पूरे पर्सपेक्टिव को, जो कि लोग 2060 2050 ऐसे बोल रहे हैं, उसकी बजाय ये देखा जाए कि अभी क्या तो स्टेज है और आने वाले टाइम पे, आने वाले 2-4 सालों में कौन देश अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसको देखो तो इंडिया के चांस बहुत अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि आज आप देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत लगभग हर एक हाउस होल्ड में पहुंच गया है।
क्लीनिंग कुकिंग के लिए आप देख सकते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए हैं। इसी तरीके से एलईडी लाइट्स का आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। वर्ल्ड में पहला कंट्री है इंडिया जो कि कूलिंग एक्शन प्लान पे काम कर रहा है। इसी तरीके से लगभग 2030 आते आते इंडिया की गवर्नमेंट ने टारगेट कर लिया है, एम कर लिया है कि 30% रोड्स पे जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल होगी। इसी तरीके से इंडिया कहीं ना कहीं छोटे गोल्स में आप देखोगे तो सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज पे अगर इंडिया अपनी तरफ से बढ़ के हाथ बढ़ा करके यूएसए के साथ में टाई अप करना चाहे तो इसमें इंडिया का कोई भी एक कह सकते हैं ना कहीं कमी निकालने का स्कोप नहीं बचता। आज इंडिया का टारगेट हो गया है कि 4,50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, एनर्जी प्रोड्यूस की जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, बाइडन ने देखो सेकेंड टर्म के बारे में अभी तक क्लियर किया नहीं है कि दूसरा टर्म के लिए वो आएंगे तो उनकी क्लाइमेट लेगेसी के लिए जो वो कुछ भी करना चाहते हैं ना वो जल्दी करेंगे। लेट लतीफ़ी पे विश्वास करने वाले इंसानों में से लग नहीं रहे हैं। जहाँ पर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एली मतलब स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टर या फिर एक लाइक माइंडेड वे में साथ में आ सकता है। इंडिया और यूएसए अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो चाइना की अकाउंटेबिलिटी के लिए भी वो काम कर पाएंगे, क्योंकि चाइना ने बोल तो ये दिया कि 2060 में काम करेंगे कि पर कैसे? क्या थर्मल पावर को आप रोक रहे हो या फिर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप दूसरे कंट्रीज में चला रहे हो वहां पर भी क्या ये काम करोगे? तीसरा कि क्लाइमेट जो किगाली अमेंडमेंट हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करना है ग्लोबली, उसके लिए क्या काम कर रहा है चाइना? कहने का मतलब चाइना अपने खुद के देश में क्या करेगा 2060 आते आते, जिसकी वजह से कार्बन न्यूट्रल खुद को बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम बना लेंगे खुद को कार्बन न्यूट्रल। और दूसरा जहां जहां पर भी चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर इसका क्या प्लान है, उस चीज के लिए भी चाइना की लगाम खींची जा सकती है अगर इंडिया और चाइना दोनों साथ में आते हैं क्लाइमेट चेंज के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब एक सेकेंड वेट कीजिए आप। दूसरा अगर सेगमेंट देखा जाए जिसमें इंडिया में आप देख सकते हो कि हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की डिमांड लगातार चलती जा रही है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। वैसे चलो अभी रिसेंट अगर ट्रेंड देखें पिछले 10-20 दिन की तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे, और नवंबर में तो आप देख सकते हो बहुत हद तक क्रॉस कर गया है। और जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जितना रिकॉर्ड था उससे अभी लगभग शायद 3 या 4 हज़ार करोड़ का ये गैप रह रहा है। बाकी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्च तो कब आएगा, 3-5 महीने पहले इतना इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। पॉइंट यहाँ पे आता है कि पेंडेमिक के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 12,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की बात की थी, और बात की क्या मतलब सैंक्शन कर दिया है, जो कि आप जनवरी से देखोगे तो 15,000 मेगावाट है। तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी लगभग $30 बिलियन की, पर हमारे इन्वेस्टमेंट कितना आया 10 से 11 बिलियन डॉलर का। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर यूएसए के साथ में अगर हमारे टाइज हो जाते हैं ना तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक और बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसीज की बात करें, अप्लायंसेस की बात करें उनकी एफिशिएंसी में देखें, या फिर न्यू एप्लीकेशन बेस्ड स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एनर्जी की, उसमें बात करें, हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्लीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो हम अमेरिका से टाई अप करके ला सकते हैं वो। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डिमांडर्स या लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द कैपिटल की बात करें तो इंडिया यूएस एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सप्लाई डिमांड गैप जो है उसको खत्म किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के रिस्क को डी रिस्क किया जा सकता है, रिस्क परसेप्शन को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सकता है। कहने का मतलब एक इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप के बेसिस पे भी काम करना चाहिए दोनों कंट्रीज को आगे बढ़ करके लो कार्बन पाथवे को अपनाने के लिए। दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे काम कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखें तो इंडिया के पास में अपनी खुद की पॉलिसी है 2020 की, तो आप देख सकते हो ये 5वीं पॉलिसी इंडिया ने लॉन्च की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, जिसमें आप देख सकते हो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पे एक्सप्लिसिटली फोकस किया गया है। बाइडन जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी पे ध्यान देना चाह रहे हैं, लगभग $300 बिलियन का पुश देंगे क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर भी एक कन्वर्जेंस दिखाई देती है। 2 क्रिटिकल एरियाज है जहाँ पर कोलैबोरेशन देखा जा सकता है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ग्रीन हाइड्रोजन से तो क्या होगा कि अगर आगे कुछ भी आगे काम हो तो उसमें देख सकते हो कि कोई भी जैसे
मान लो कोई भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड नए इंजन्स डेवलप किए जा सकते हैं। बट उसके लिए हमें ज़रूरी है कि कैसे भी करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ में हमें नेट ज़ीरो एमिशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जाए, फिर हाइड्रोजन बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड नए सेगमेंट्स में काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक कोलैबोरेटिव एक अप्रोच हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिसर्च प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक और क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है, जहां पर दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अनप्रेसिडेंटेड वे में आप देख सकते हो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। 2020 में आप देखते हो साइक्लोन्स का हिट इंडिया में भी होता है तो यूएसए में भी होता है। यूएसए में तो कल परसों की एक न्यूज़ थी जिसमें सेंट्रल यूएसए में बाढ़ आई हुई है ज़बरदस्त, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी इंडिया और यूएस देख चुके हैं। तो इनको मल्टीलैटरलिज्म सेंटर्ड काम करने की ज़रूरत है। इन क्रॉनिक रिस्क पे दोनों को काम करना चाहिए साथ आकर के, और फिर बाद में जो दूसरे पॉल्यूटर्स हैं या दूसरे जो भी डिसरप्टर्स हैं चाइना जैसे, तो उनको भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, एक डीपर कॉपरेशन देखने को मिल सकता है इंडिया के बीच में, और इंडिया के बीच में, यूएसए के बीच में। और इंडिया जहां पर आप देखते हो इंडिया खुद स्पॉन्सर करता है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां पर एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। चाहे ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात करो या फिर नई टेक्नोलॉजीज को या फिर न्यू कुछ करना हो उसके लिए, जिससे कि क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस स्कीम्स भी चलाई जा सकेगी। हाँ, क्लाइमेट की वजह से कहीं फ्लड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे ड्रॉट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है इंश्योरेंस स्कीम डेवलप करके। तो इस तरीके से अब ज़्यादा इंडिया को अपने आप को कॉर्नर्ड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप हम देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, तो हमारे एक अलग ही लेवल तक रिलेशन चल रहे हैं। बट जो बाइडन भी इतना दूर जाने वाले हैं नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट एक्शन को लेकर के और यूएसए के साथ में कन्वर्जेंस ला करके आगे काम करने की ज़रूरत है, शार्पर फोकस लेके जाने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, और एक अलायंस बिल्डिंग करने की ज़रूरत है जिससे कि क्लाइमेट हैंड शेकिंग आगे बढ़ सके। ठीक है, ये अभी डिस्कशन मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल आप पढ़ सको तो प्लीज़ पढ़ लेना, बाकी मैं सेकंड वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड करूँगा, क्योंकि अब वीडियो स्टॉप होने ही वाला है थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।